नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्विटर सत्यम पर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं पेट 2026 की तैयारी करवा रहा हूं, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इतिहास के एक चैप्टर जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत, ठीक, तो दिल्ली सल्तनत से हम लोग 200 ऑनलाइनर प्रश्नों को पढ़ेंगे। मैंने इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं इतिहास के, उन सभी चैप्टरों को मैंने अपलोड कर दिया है और उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया है। जाकर आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं सारे वीडियोज़ को, ठीक है, और क्रम वाइज उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। और इससे पहले मैंने पॉलिटी के जितने भी प्रश्न थे, जितने भी चैप्टर हैं, उनका मैंने सभी वीडियो अपलोड कर दिया है। जाकर के प्ले लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं पॉलिटी का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में हम लोग पहले गुलाम वंश को पढ़ेंगे। गुलाम वंश को ही मामलुक वंश कहा जाता है, जो 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक चला था, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत का कालक्रम क्या है? तो दिल्ली सल्तनत का जो कालक्रम है, मतलब जो उसका पीरियड था, वो कब से कब तक था? तो 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक था दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है। दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने राजवंशों ने शासन किया? तो 5 राजवंशों ने शासन किया था। पहला था गुलाम वंश, दूसरा था खिलजी वंश, तीसरा था तुगलक वंश, चौथा था सैयदर वंश और पाँचवा था लोधी वंश, ठीक है दोस्तों। तो 5 राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत में मतलब अपना शासन किया था। अब देखते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश पहला राजवंश था। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो 1206 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। मामलुक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मामलुक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुआ दास, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास या सेनापति था? तो मोहम्मद गौरी का सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो लाहौर में बनाई थी। ऐबक को उसकी अत्यधिक दानशीलता के कारण से क्या कहा गया है? तो लाख बख्श कहा गया है, लाखों का दान देने वाला। सुरीली स्वरों में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किसकी उपाधि दी गई थी? तो कुरान ख्वाब की उपाधि दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली की प्रसिद्ध कुतुब उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर के 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो देखिए, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद जो भारत की पहली मस्जिद थी, और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, ठीक है। दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, ठीक है। सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार अलकाकी के स्मृति में, जो ये थे, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु जी थे, ठीक है। उन्हीं के मतलब स्मृति में उसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, कुतुबुद्दीन बख्तियार अलकाकी। 1206 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। ऐबक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा था, जिसे जल्दी हटा दिया गया? तो आराम शाह बैठा था, ठीक है। आराम शाह बैठा, उसको हटा दिया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, क्योंकि वो अच्छा शासक नहीं था, ऐसा इल्तुतमिश मानता था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, जो 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक शासन किया था। इल्तुतमिश ऐबक का क्या लगता था? तो दास था और दामाद भी था, ठीक है। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ स्थानांतरित किया था? दिल्ली किया था। दिल्ली सल्तनत काल में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी। 40 वफादार अमीर गुलामों के संगठन तुर्कान चहलगानी यानी दल चालीसा का निर्माण किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। सल्तनत काल में शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला तुर्क शासक सुल्तान कौन था? तो वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश द्वारा चलाई गई चांदी और तांबे के सिक्कों को क्या कहा गया है? तो कहा गया था, चांदी का जो सिक्का था उसको टका कहा गया और तांबे के सिक्कों को जीतल कहा गया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था निर्माण का कार्य। बगदाद के अब्बासी खलीफा से खिलत यानी स्वीकृति पत्र प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश था, ठीक है, 1229 ईस्वी में। 1221 में चंगेज खान कौन सा मंगोल था?
किस जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए भारत की सीमा पर आया था? इल्तुतमिश के समय। इल्तुतमिश का सबसे बड़ा पुत्र कौन था जिसकी मृत्यु के बाद उसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था? तो नसरुद्दीन महमूद था। भारत में मकबरा निर्माण शैली का पिता किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को घोषित किया था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और अंतिम मुस्लिम शासिका कौन थी? महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी, जो 1236 से 1240 ईस्वी तक मात्र 4 वर्षों तक उसने शासन किया था। ठीक है। रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा त्याग कर दरबार में क्या पहनकर आना शुरू किया? तो कुबा मतलब कुर्ता और कुलाहा मतलब टोपी पहनकर आना शुरू किया। ठीक है। रजिया ने गैर तुर्क जलालुद्दीन याकूत को किस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया था? तो अमीर आखुर यानी कि शाही घोड़ों का प्रधान नियुक्त किया था जलालुद्दीन याकूत को, अमीर आखुर नियुक्त किया था। भटिंडा का सूबेदार कौन था जिसने रजिया के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो अल्तुनिया था। रजिया सुल्तान ने किससे विवाह करके अपनी सत्ता बचाने का प्रयास किया? तो अल्तुनिया से। रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या कहाँ और कब कर दी गई? तो 1240 ईस्वी में कैथल में कर दिया गया था। ठीक है। 1240 ईस्वी में कैथल में, हरियाणा में पड़ता है, वहाँ पर रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या कर दी गई थी। रजिया के बाद गद्दी पर बैठने वाले कमज़ोर सुल्तान कौन थे? तो मुइनुद्दीन बहराम शाह और जलालुद्दीन मसूद था। ठीक है। ये गद्दी पर बैठना सबसे कमज़ोर शासक थे। नायाब ए मामलकात यानी सुल्तान के बाद सबसे बड़ी शक्तिशाली पद का सृजन किसके समय में हुआ? तो बहराम शाह के समय में हुआ। कौन सा सुल्तान टोपी सीकर और कुरान की प्रतियां पढ़कर बेचकर अपना जीवन निर्वाह किया? तो नसरुद्दीन महमूद ने टोपी सीकर और कुरान की प्रतियां बेचकर अपने जीवन का निर्वाह किया था। नसरुद्दीन महमूद था। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि दी थी? तो उलुग खां की उपाधि दी थी। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो 1206 ईस्वी में बैठा था। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे बहुत से मेरे व्यूअर्स हैं जो वीडियोस को देखते तो हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जल्द से जल्द मेरे 100 सब्सक्राइबर आप लोग पूरे कराइए। वर्तमान में मेरे 90 सब्सक्राइबर हैं। 10 सब्सक्राइबर अगर आप लोग मेरे बढ़ा देते हैं तो जल्द से जल्द मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग कर दीजिए। इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया तुर्कानी चहलगानी दल चालीसा किसने समाप्त कर दिया था? तो ये बलबन ने समाप्त कर दिया था। राजस्व का दैवी सिद्धांत लागू करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो बलबन था। बलबन ने स्वयं को क्या कहा था? तो जिल्ले इलाही कहा था। ठीक है। बलबन ने स्वयं को जिल्ले इलाही कहा, अर्थात ईश्वर की छाया कहा था, और नियाबत खुदाई मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि कहा था इसने। ठीक है। बलबन ने स्वयं को जिल्ले इलाही और नियाबत खुदाई 2 उपाधियां स्वयं को दी थी। दरबार में फारसी परंपरा सिजदा और पायबोस किसने शुरू किया था? तो बलबन ने शुरू किया था। सिजदा मतलब क्या होता है? घुटने के बल झुकना, और पायबोस मतलब सुल्तान के पैर चूमना। ठीक है। इस परंपरा की शुरुआत किसने की थी? तो बलबन ने शुरू किया था। प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नववर्ष त्यौहार नवरोज को शुरुआत भारत में किसने की थी? तो बलबन ने किया था। ठीक है। बलबन ने नवरोज त्यौहार मनाना शुरू किया था। विद्रोही और मंगोलों से निपटने के लिए बलबन ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। ठीक है। बलबन ने सैन्य विभाग को क्या नाम दिया था? तो दीवाने आरिज नाम दिया था। बलबन ने गुप्तचर विभाग का गठन किस नाम से किया था? दीवाने बरीद। ठीक है। और गुप्तचर के अधिकारी को क्या कहते थे? बरीद कहा जाता था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था?
तो शमसुद्दीन क्यूमर्स था, और या कैकुआबाद भी था। ठीक है, कैमूर्स को ही कैकुआबाद कहा जाता है। ठीक है, ये गुलाम वंश का अंतिम शासक था। अब आते हैं हम लोग खिलजी वंश पर। जब गुलाम वंश समाप्त होता है तो उसके बाद खिलजी वंश शुरू होता है। तो खिलजी वंश जो था 1290 से 1320 ईस्वी तक भारत में राज किया। ठीक है, खिलजी वंश। तो चलिए शुरू करते हैं खिलजी वंश की तरफ। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जो 1290 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। खिलजी क्रांति का क्या अर्थ है? सत्ता पर तुर्की एकाधिकार को समाप्त कर गैर तुर्कों का प्रवेश। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो किलोखरी दिल्ली के पास है, किलोखरी किला, उसमें बनाया था जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी। नवीन मुस्लिम किन्हें कहा गया है? जलालुद्दीन खिलजी के समय धर्म परिवर्तन कर दिल्ली में बसने वाले मंगोलों को कहा गया है नवीन मुस्लिम। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 ईस्वी में किसने और कहाँ की थी? तो उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर कौशाम्बी में किया था। ठीक है, जो कड़ा मानिकपुर है वो कौशाम्बी में पड़ता है। तो वहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दिया था। उसके भतीजा भी था और दामाद भी था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसात था। द्वितीय सिकंदर यानी सिकंदर सानी की उपाधि धारण किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लिया था। ठीक है, सिकंदर सानी की उपाधि। सल्तनत काल में पहली बार एक विशाल अस्थायी सेना किसने रखी है और उन्हें नगद वेतन देने का प्रारंभ शुरुआत किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। सैनिकों की हुलिया लिखने और घोड़ों पर दागने की प्रथा शुरू किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी की प्रसिद्ध बाजार नियंत्रण मूल्य नियंत्रण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कम खर्चों में विशाल सेना का रखरखाव करना। ठीक है, देखिए अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार नियंत्रण प्रणाली था बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा पूछता है कि किस दिल्ली सल्तनत में किस ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। ठीक है, सबसे अच्छा बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी तो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण के लिए किस एक नए विभाग का गठन किया था? तो दीवाने रियासत नामक विभाग का गठन किया था बाजार नियंत्रण प्रणाली को अच्छे तरीके से लागू करने के लिए। बाजार के अधीक्षक मार्केट इंस्पेक्टर को क्या कहा जाता था? तो सहनाई मंडी कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व की दर बढ़ाकर कितना कर दी थी उपज का? तो लगभग 1/2 कर दिया था। ठीक है, 50%, 1/2 कर दिया था। भूमि की पैमाइश यानी नाप जोख कराकर लगान वसूलने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, उसके समय पे जो नाप जोख करने की जो इकाई थी, माफ करेगा, वो बिस्वा थी। अलाउद्दीन खिलजी ने बकाया लगान वसूलने के लिए किस विभाग की स्थापना की थी? तो दीवाने मुस्तखराज, गृह कर यानी चराई कर और मकान कर यानी गढ़ी कर लगाने वाला सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत के अभियानों में नेतृत्व किया था? तो मलिक काफूर था। मलिक काफूर को गुजरात विजय के दौरान 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए उसे क्या कहा गया है? 1000 दिनारी कहा गया था। 1000 दिनारी। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में देवगिरी के किले पर आक्रमण किया था और यह पहला मुस्लिम शासक था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। मलिक काफूर ने दक्षिण के किन राज्यों को जीता था? तो उसने देवगिरी को जीता, वारंगल यानी ककाती को जीता, होयसल को जीता और पांडे यानी मदुरै को जीता था। ठीक है, वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय ने
मलिक काफूर को कौन सी प्रसिद्ध हीरा दिया था? तो कोहनूर हीरा दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर कब आक्रमण किया? तो 1299 ईस्वी में आक्रमण किया था। और उसमें जो शासक था वो था रायकर्ण। रणथंभौर विजय 1301 ईस्वी में कहाँ समय 1301 ईस्वी के समय वहाँ का शासक कौन था? तो हमीरदेव चौहान था। ठीक है, हमीरदेव चौहान जो थे वह उस समय रणथंभौर विजय के समय वहाँ के शासक थे। चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब अधिकार किया? तो 1303 ईस्वी में किया था। और वहाँ के जो शासक थे वो थे रावल रतन सिंह। ठीक है, और इन्हीं के अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह जिनकी पत्नी वो थी पद्मावती थी, इन्हीं के पे एक अलाउद्दीन खिलजी क्या वो बना था, मूवी बना था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर अपने पुत्र के नाम पर क्या रखा था? तो खिलजाबाद रखा था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित प्रमुख स्थापत्य कला की इमारतें कौन सी थीं? तो अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हजार सीतून महल और जमात खाना मस्जिद। ठीक है, इन सभी का निर्माण किसने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। फिर से देखिए, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हजार सीतून महल और जमात खाना मस्जिद, इन सभी का निर्माण किसने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाज़ा को किस स्थापत्य का शैली का रत्न कहा जाता है? तो इस्लामिक वास्तुकला का स्थापत्य शैली कहा जाता है। ठीक है, अमीर खुसरो और हसन देहलवी किसके दरबार के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के। तोता हिंद भारत का तोता कैसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। खड़ी बोली, हिंदवी कव्वाली और तबला और सितार का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? तो अमीर खुसरो को जाता है। अमीर खुसरो ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? खजाइन उल फुतूह, किरानुस्तान-देन और तुगलकनामा और आशिका, इन सभी का मतलब प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना अमीर खुसरो ने किया था। फिर से देखते हैं, खजाइन उल फुतूह, किरानू उस्तादेन, तुगलकनामा और आशिका, इन सभी ग्रंथों की रचना अमीर खुसरो ने किया था। खजाइन उल फुतूह में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को क्या कहा है? तो विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा कहा है। अमीर खुसरो के सूफी गुरु कौन थे? हजरत निजामुद्दीन औलिया थे। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में हुआ था, जलोदर रोग से। अलाउद्दीन के बाद गद्दी पर कौन बैठा जो स्वयं को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने। कौन सा सुल्तान कभी कभी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर नग्न होकर आ जाता था? तो मुबारक शाह खिलजी था। मुबारक शाह की हत्या किसने की थी? तो उसके वजीर खुसरो खान ने किया था। पैगंबर का सेनापति उपाधि धारण करने वाला सुल्तान कौन था? खुसरो खान था। खुसरो खान के खिलाफ किस तुर्क सरदार ने नारे लगाए थे? इस्लाम खतरे में है। खुसरो खान के खिलाफ किस तुर्क सरदार ने नारे लगाए कि इस्लाम खतरे में है? खिलजी वंश का अंत करके तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था? तो गाजी मलिक ने किया था। और गाजी मलिक का सही नाम क्या था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, गाजी मलिक जो था वो खिलजी वंश का ही एक क्या था? सेनापति था, जिसने अंतिम शासक को मार करके तुगलक वंश की स्थापना किया था। और गाजी मलिक का नाम क्या था? गयासुद्दीन तुगलक था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें। देखिए, अब हम पढ़ेंगे तीसरे भाग में तुगलक वंश के बारे में। ठीक है, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? जो गयासुद्दीन तुगलक थे, जिन्होंने 1320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। ठीक है, काजी काफिरों का वध, काजी मतलब काफिरों का वध करने वाला, उपाय धारण करने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था।
ठीक है। भारत में नहरों का निर्माण कराने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। 56 कोट दुर्ग और तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। हनूज दिल्ली दूरस्थ, हनूज दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर है, यह प्रसिद्ध वाक्य सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने किसके लिए कहा था? तो गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई? 1325 ईस्वी में हुआ था। कैसे हुआ? तो अफगानपुर में लकड़ी के महल गिरने से हुआ था। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद कौन मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि MBT के नाम से गद्दी पर बैठा? तो जूना खान। जूना खान का ही नाम मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है। जो 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी के बीच में गद्दी पर बैठा रहा। दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित, विद्वान और सुयोग्य सुल्तान कौन था? तो MBT था, मोहम्मद बिन तुगलक। अपनी असफलता, योजनाओं और सनक भरी नीतियों के कारण किसे स्वप्नशील, पागल या रक्त पिपासु कहा गया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक की 5 असफल योजनाएं कौन कौन सी थी? तो द्वापर कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, खुरासान अभियान और कराची अभियान। ठीक है। ये सभी जितने भी योजनाएं थी ये सभी फेल मार गई थी मोहम्मद बिन तुगलक की। और अपने आप में ये योजनाएं जो हैं सही भी थी, परंतु स्थिति और परिस्थिति के अनुसार यह सफल नहीं हो सकी और क्या हुई? फेल मार गई। तो इसीलिए इसे मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा लिखा मूर्ख भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था। नाम बदलकर उसने दौलताबाद किया था, देवगिरी का। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु कांस्य के सांकेतिक सिक्के जारी किए थे? तो तांबे और पीतल और कांसे के। ठीक है। सांकेतिक मुद्रा चलाए थे। कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस नए विभाग की स्थापना की थी? तो दीवाने अमीर कोही का मतलब निर्माण किया था। MBT द्वारा किसानों को दिया जाने वाला ऋण क्या कहलाता था? तकावी कहलाता था। ठीक है। MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। प्रसिद्ध मोरक्को यानी कि मोरक्को कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अफ्रीका में। ठीक है। प्रसिद्ध मोरक्कन अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था 1333 ईस्वी में। इब्न बतूता द्वारा प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत सफरनामा का क्या नाम है? तो रेहला। ठीक है। यात्रा वृत्तांत का नाम क्या था? तो रेहला था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का क्या नियुक्त किया था? तो काजी नियुक्त किया था, न्यायाधीश नियुक्त किया था। ठीक है। 1342 में इब्न बतूता को चीनी सम्राट के दरबार में राजदूत बनाकर किसने भेजा? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भेजा था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण भारत के किन 2 महान स्वतंत्र साम्राज्यों का उदय हुआ? तो विजयनगर और बहमनी। ठीक है। विजयनगर की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में किया था। ठीक है। और बहमनी राज्य में हसन गंगू ने स्थापना किया था 1347 ईस्वी में। ठीक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण भारत में 2 महान स्वतंत्र साम्राज्य उदय हुआ, विजयनगर और बहमनी। विजयनगर के कब उदय हुआ? तो 1336 ईस्वी में और बहमनी 1347 ईस्वी में। सती प्रथा को रोकने का प्रयास करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो MBT था। कौन था? तो MBT था, मोहम्मद बिन तुगलक। होली और दिवाली से हिंदू त्योहारों में खुलेआम भाग लेने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। 1391 में सिंध में विद्रोह दबाते समय किसकी मृत्यु हो गई? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई, यह कथन इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था? बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कहा था। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद गद्दी पर कौन बैठा?
उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक बैठा था 1351 से 1388 ईस्वी तक। फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो ठट्टा में हुआ, बाद में दिल्ली में हुआ। ठीक है। सल्तनत काल का अकबर किस सुल्तान को कहा जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। और किसने कहा था? तो इतिहासकार हेनरी इलियट ने कहा था। फिरोज शाह तुगलक ने कितने कष्टदायक करों का समाप्त कर केवल चार मुख्य कर लागू किए थे? तो 24 जो है कष्टकारी करों को समाप्त करके 4 मुख्य कर लागू किए थे। शरीयत द्वारा स्वीकृत 4 कर कौन कौन से थे? तो एक थे खराज, लगान, खुम्स, लूट का माल और जजिया और ज़कात। ये 4 प्रकार के कर शरीयत द्वारा लगाए गए थे। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। सिंचाई पर सर्ब सिंचाई कर वसूलने वाला सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। उपज का 10% आपको देना था। ठीक है। उपज का 10% आपको देना था सिंचाई पर। भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल बिछाने वाला श्रेय किसे जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने कौन से नए नगर बसाए थे? तो हिसार, फिरोजाबाद, जौनापुर, फिरोजपुर और फतेहाबाद। इन सभी जगहों का मतलब स्थापना किसने किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। जौनपुर नगर किसकी स्मृति में बसाया गया था? तो जौना खान जो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, उसी की स्मृति में बसाया गया था। जौनपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का सिराज के नाम से जाना जाता है। मेरठ और टोपरा को अशोक के शिलालेख को दिल्ली किसने लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ले आया था। अनाथ महिलाओं और विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए किस विभाग का गठन किया गया? तो दीवान ए खैरात। दासों की देखभाल के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा अलग विभाग बनाया था? दीवाने बंदगान। मुफ्त इलाज के लिए फिरोज शाह तुगलक ने किस अस्पताल की स्थापना किया था? तो उसने दार उल शिफा यानी खैराती अस्पताल की स्थापना किया था। ठीक है। दीवान उल शिफा का स्थापना किया। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का क्या नाम था? तो फितूहात ए फिरोज शाही। ज्वालामुखी मंदिर कांगड़ा की पुस्तकालय से संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? तो उसने दियाल फिरोज शाही नाम से संस्कृत की जो पुस्तकें थी, एक बार फिर से देखते हैं तो छुपा हुआ था ना तो सही से पढ़ नहीं मिला है। तो ज्वालामुखी मंदिर कांगड़ा के पुस्तकालय से संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किस नाम से कराया गया है? तो वो कराया गया है दलायल ए फिरोज शाही नाम से फारसी में अनुवाद कराया गया है। तारीख़ फिरोज शाही और फतवाहे जहादारी के लेखक कौन है? तो जलालुद्दीन बरनी है। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। प्रसिद्ध मध्य एशियाई मध्ययुगीन आक्रांता तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। शहंशाह की सल्तनत दिल्ली में पालम तक फैली हुई थी। यह व्यंग किसके बारे में कहा गया है? तो नसरुद्दीन महमूद के बारे में कहा गया। ठीक है। सल्तनत काल में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश कौन सा था? तो तुगलक वंश था। तुगलक वंश जो है 94 वर्षों तक शासन किया था। और सबसे छोटा कौन सा राजवंश था? तो वो था खिलजी वंश, सबसे छोटा राजवंश। सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है। सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? तो सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने किया था 1414 ईस्वी में। खिज्र खां किसका सूबेदार प्रतिनिधि था जिसने तैमूर लंग भारत में छोड़ गया था? तैमूर लंग का।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इस वीडियो को बनाने में, PDF को टाइप करने में बहुत समय लगता है, ठीक है। तो उस मेहनत के लिए आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। वीडियो लाइक करने से क्या होता है कि जब वीडियोस पे अधिक लाइक रहते हैं तो देख के अच्छा लगता है कि हाँ चलो कुछ लोग तो वीडियो को पसंद तो कर रहे हैं, और उससे मोटिवेशन मिलता है कि वीडियो बनाने का। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, और साथ ही साथ इतना मेहनत आप ही लोगों के लिए हो रहा है तो आप लोग चैनल से जुड़कर चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए, और जल्द से जल्द मेरे 100 सब्सक्राइबर आप लोग पूरे करवाइए। वर्तमान में मेरे 90 सब्सक्राइबर हैं, तो करा दीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि न लेकर कौन सी उपाधि धारण की थी? तो रैयत आला की उपाधि धारण की थी। सैयद वंश के शासक स्वयं को किसका वंशज कहते थे? तो पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज मानते थे। तारीख मुबारक शाही ग्रंथ की रचना किसने की जिसमें सैयद वंश का इतिहास है? तो याहिया बिन अहमद सरहिंद ने किया था। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था जिसने स्वेच्छा से गद्दी छोड़ दी? तो अलाउद्दीन आलम शाह था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी था। 1491 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला अफगान राजवंश कौन सा था? तो लोधी वंश था। बहलोल लोधी ने कौन से चांदी के सिक्के चलाए जो सूरी काल तक चले थे? तो बहलोल सिक्के। बहलोल लोधी ने सरदारों को क्या कहकर पुकारा था? तो मसनद ए आली कहकर पुकारा था। बहलोल लोधी के बाद उसका पुत्र कौन सा महान शासक गद्दी पर बैठा? तो सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी गद्दी पर बैठा। सिकंदर लोधी का मूल नाम क्या था? तो निज़ाम खान। 1504 में आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? तो सिकंदर लोधी ने किया था। 1506 में अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा किसने स्थानांतरित किया? तो सिकंदर लोधी ने किया था, ठीक है। सिकंदर लोधी ने किया था।